इंतहाई अहम इशू है। रीमा उमर साहिबा की राय जानते हैं इसके ऊपर। रीमा, अदाकार सुहेल अहमद साहब हैं, उनके एक बयान पर उनके खिलाफ तौहीन मजहब की मुहिम चल रही है। सुहेल अहमद साहब ने इस बयान की वजाहत भी की है कि एक फेस्टिवल के दौरान उनकी पूरे तज्जिए तबसरे का एक मखसूस हिस्सा गलत तौर पर चलाया गया है, लेकिन बड़े गलत तरीके से और गलीज़ इसके ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ा है सहाफ़ी भी इस मुहिम के अंदर शामिल हैं। ऐसे रवैये कितने ख़तरनाक हैं और तदारुक कैसे हो सकता है इनका? जी शुक्रिया नीना। कुछ दिन पहले मैंने देखा सुहेल अहमद साहब ने माइल्ड सा क्रिटिसिज्म किया इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे। उन्होंने कहा वैसे तो वो हीरो हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर से उनको कुछ इख्तलाफ थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कब कैंपेन शुरू होगा उनके खिलाफ, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो फॉलोइंग रखता है, वो अगर पीटीआई पे या इमरान खान साहब पे खास तौर पे थोड़ी सी भी तनकीद कर दे तो फिर ऑल हेल ब्रेक्स लूज। फिर कुछ लिमिट नहीं रहती। आप उनकी इस जात तक आप उन पे हर तरह के गंदे इल्जामात जो है वो लगाते हैं ताकि आप ये एक फियर पैदा कर सकें। और अक्सर ये पीटीआई से जुड़े अकाउंट्स होते हैं, एक फियर पैदा करें कि वो या खामोश हो जाए या सबमिट कर जाएं और बाकी लोग हैं वो कभी भी इमरान खान साहब पे तनकीद ना करें। मैं क्यों पीटीआई का नाम ले रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये जो अकाउंट्स हैं और जब ये शुरू भी हुई, जो वीडियो इनिशिएट की गई वो पीटीआई से जुड़े अकाउंट्स की ही थी। अब बाकी जो सहाफी जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने शेयर क्यों की, या उन्होंने शायद जज्बात में आके कर दी होगी, वेरीफाई नहीं की होगी, या शायद उन्होंने माजरत भी की है कुछ ने, या कुछ शायद इंटेंशनली वो एक वेव जो होती है उसमें उन्होंने भी कहा वो जो है शिरकत अपनी कर लें, क्योंकि फिर आपको सराहा भी जाता है पीटीआई की तरफ से अगर आप ये करें। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी कि आप जो भी क्रिटिसाइज करें उसमें मजहब को लाने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हमने देखा है मजहब को लेके जब इस तरह की कैंपेनिंग होती है तो रियल लाइफ तक आप तक जो है वो थ्रेट पहुंच जाती है। हमने देखा है लोगों पे अटैक्स हुए हैं, हमने देखा है लोगों की जानें गई हैं। तो इस लेवल पे लोग क्यों गिरते हैं? और अलीना, ये बात जो जिस क्लिप का आप हवाला दे रही हैं, मैंने वो सुना, साफ नजर आ रहा था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी जो है वो अच्छी भी हो सकती है, आपको अच्छी राह पे भी लेके जा सकती है, बुरी राह पे भी लेके जा सकती है, आप अच्छी राह अपने लिए चुने। ये उसका कॉन्टेक्स्ट था। उसको खुद पॉलिटिकल जो है रंग दिया गया और फिर उसको मजहबी रंग दिया गया। ये जो मजहबी टच है, और वो इस तरह आप देखें उनको आके अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और आप उनकी टोन देखें, वो जेन्युइनली हर्ट लग रहे हैं। हमारे एक लेजेंड हैं सुहेल अहमद साहब, एक कमाल के वो परफॉर्मर हैं, एक कमाल के इंसान हैं। हमने उन्हें भी नहीं बख्शा कि उन्होंने एक लाइट हार्टेड छोटी सी बात कर दी। हमने उसको पॉलिटिकल रंग पहले दिया, फिर मजहबी रंग दिया कि उन्हें आके क्लैरिफिकेशन देने पे हमने मजबूर कर दिया। अलीना, बहुत बहुत अफसोस की बात है। और एक पेज जिसने ये कैंपेन में हिस्सा लिया, उसकी सोर्स पे मैं गई तो नसीम शाह की ट्वीट आ रही थी। ये हद है। मतलब उन्होंने इतना भी नहीं किया कि अपनी सोर्स जो है वो दिखा दें कि क्यों उन्होंने ये बात सुहेल अहमद साहब के खिलाफ की है। सोर्स ही कुछ और आ रही थी। और अलीना, इस कैंपेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिरकत की है जिनसे एटलीस्ट मेरी ये तवक्को नहीं थी। सो आई रियली होप कुछ लोग, उन्होंने माजरत की है लेकिन लोग इससे कुछ सबक सीखे, लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी वाह होती है, आपकी ट्वीट्स वायरल होती हैं, आपको व्यूज मिलते हैं, आपको कोई rage bait sells, unfortunately rage bait sells. Absolutely right. So बहुत तकलीफ दे बात है कि हमने हमारे इतने लेजेंड अदाकार हैं उनको भी नहीं हमने छोड़ा। लेकिन ये जो रेज बेट है, इसमें जब आप मजहब का डाल देते हैं कि तो वो कितना ख़तरनाक और वेपनाइज कर देता है उस चीज़ को। बिल्कुल सही आपने इसकी निशानदही की और इसके ऊपर तज्जिया तबसरा किया। थैंक यू सो मच। उमर चीमा साहब, सर आपसे सवाल हो रहा है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से निकलने वाले तवानाई के बहरान पर हुकूमत ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला किया है। आपकी क्या राय है इस फैसले के ऊपर? आप समझते हैं दुरुस्त फैसला किया गया है? गो कि हुकूमत ने आवाम से इस बात का शिकवा भी किया कि छुट्टी भी दी गई, कम करने का कहा भी गया इस्तेमाल, लेकिन अवाम ने तो उस छुट्टी का गलत इस्तेमाल किया और बल्कि पेट्रोल का यूजेज बढ़ा दिया। अलीना, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्मार्ट डिसीजन नहीं किया है। अब देखें, जब आप लोगों को छुट्टी देते हैं तो छुट्टी के टाइम पर लोग क्या करेंगे? तमाम लोग इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि वो ये समझते हैं कि मैं अगर घर बैठ जाऊंगा तो बाकी लोग तो निकल पड़ेंगे, तो लिहाजा मुझे भी निकलना चाहिए। तो अनलेस कि आप अपना फैसला इन्फोर्स करें
لوگوں سے یہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. یہ اسی طرح کی توقعات ہیں کہ جو ہم دکانداروں سے رکھتے ہیں جی کہ ادھر جو ہے دوپہر کے ٹائم کھلتی ہیں اور رات کو 12 بجے بند ہوتی ہیں. آپ کا انفورسمنٹ کا میکنزم ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ واپس لیا ہے میرے خیال میں اس میں جو کئی لوگ تو کہتے ہیں جی کہ صوبوں کی طرف سے مخالفت آئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو اس میں کی ایک فیکٹر ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ فیصلہ واپس لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ لاک ڈاؤن نہ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا آپ کے پاس اتنا فیول کوئی سٹاک اویلیبل ہے. یہ جو 20 جہاز آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کا ذرا کانفیڈنس لیول بڑھا ہے اور انہیں لگا کہ جیسے ہمیں کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں آئے گا, تو باقی انہوں نے بات صوبوں پر ڈال دی. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ لاک ڈاؤن اگر ہوگا تو آپ انرجی کنزرویشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی بہت ساری کمرشل ایکٹیویٹیز, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہوں گی. تو یعنی کہ بہتر تو آئیڈیلی تو یہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ان کے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں, وہ ان کے پاس سٹاک ہے آئل کا, گیس کا, تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, یہ ہونا چاہیے. اچھا, اوور دا ویکینڈ بڑے ایک باوثوق ذریعے سے مجھے پتا چلا کہ حکومت کے پاس اپریل اور مئی کا سٹاک کورڈ ہے, اس لیے وہ تھوڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں. پر چلیں جی دیکھتے ہیں یہ جو دعوے ہیں یہ کتنے درست ہیں نہیں ہیں. فی الحال جو حکومت کا فیصلہ ہے اس کو ایک سمارٹ ڈیسیجن کہہ رہے ہیں عمر چیمہ صاحب. محمد علی صاحب, سر بھارت پاکستانی قیدیوں کے ذریعے سرحدی علاقے میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے اور الزام پاکستان پر لگانا چاہتا ہے, یہ خبر سامنے آئی ہے. پاکستان کے اداروں نے پہلے ہی فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کر دیا. ہمیں اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بھی مزید بتائیے گا, اور اس کے اوپر کیا پاکستان کو رد عمل دینا چاہیے مزید؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو اس کی مبارکباد ملنی چاہیے کہ انہوں نے بر وقت جو ہے اس فالس فلیگ پلاننگ کو بے نقاب کیا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت چوکنا اور چوکس ہیں اور دشمن کی جو ہر قسم کی پلاننگ ہے اور سازشیں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے خصوصاً پاکستان کے شمال مغربی بارڈر پہ, اور ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بدستور کئی دہشت گرد تنظیموں کو پناہ بھی دے رہے ہیں, پشت پناہی اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس وقت کسی مس ایڈونچر کی کوشش عین ممکن ہے تاکہ وہ ایک ڈائیورژن کریٹ کریں اور تھوڑی سپورٹ میں نظر آئیں افغان طالبان کے اور ان دہشت گرد تنظیموں کے جن کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کی مؤثر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے نتیجے میں. البتہ دو چیزیں ہمیں اور بھی کرنے کی ضرورت ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہماری جو افواج ہیں ان کو مکمل چوکنا رہنا چاہیے, چوکس رہنا چاہیے, تاکہ ہماری جو شمال مشرق کی جانب کمٹمنٹس ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی یا انٹرنل سیکیورٹی کی, اس کے حوالے سے بھارت کو کسی غلط فہمی کے تحت وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش سرحد پر نہ کرے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں بھی جو صورتحال ہے, بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر سے ہو, کسی بھی فقہ سے ہو اور کسی بھی صوبے یا علاقے سے ہو, ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے اور وہاں دشمن کی جو کوششیں ہیں کہ ہمارے درمیان جذبات کو ابھار کر اختلافات پیدا کیے جائیں, عدم استحکام پیدا کیا جائے اور ہمارے اتحاد کو کمزور کیا جائے, اس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں ہمارے دینی علماء, تمام مکاتب فکر اور سیاسی قائدین ان کی بھی مجموعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت عالمی برادری اور پوری مسلم امہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے میں ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے, اور ایسے ٹائم پہ ہمیں اپنے گھر میں کسی بھی انسٹیبلٹی اور ڈس یونٹی کی جگہ نہیں دینی چاہیے. سر ایک چھوٹا سا سوال, اس طرح کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کیا ان کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے کسی بیرونی فورم کے اوپر یا عالمی فورمز کے اوپر, یا یہ صرف انٹیل معلومات کی حد تک ہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں دو پہلو ہیں. اگر تو اوپن سورس سے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں تو اس کا ڈوسیے بنا کے ہم پہلے بھی اقوام متحدہ میں شیئر کرتے رہے ہیں اور بھارت کو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کا تعین جو ہے وہ انٹیلیجنس کی نوعیت پہ ہے کہ اگر وہ اس نوعیت کی ہے کہ اس سے ان کے جو سورسز ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں یا فیوچر آپریشن میں کوئی خلل پڑ سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سدباب ضروری ہے, لیکن ان سورسز کو سامنے لانا شاید قومی
सलामती के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली साहब। इशाद भट्टी साहब से सवाल हो रहा है, आज पीटीआई से हटकर सर सुन लिया आपके चाहने वालों ने आपकी, 8 इस्लामी ममालिक ने मस्जिद अक्सा तक रसाई रोकने को नाकाबिले कबूल करार दिया है। क्या इस मजम्मत में बड़ी ताख़ीर हो चुकी है? जी मैडम शेख, बड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। और इस ताख़ीर की वजह भी मैं जानता हूँ, और वजह आप भी जानते हैं, और वजह पूरी मुस्लिम उम्मा भी जानती है, और वजह हम सब जानते हैं। और वजह है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यानी हमारा आप अंदाज़ा करें कि मस्जिद अक्सा आए रोज़ बंद हो जाना, आए रोज़ उसके अंदर घुसकर नमाजियों को, इबादत करते मुसलमानों को गिरफ़्तार करना, अंदर उस पर तशद्दद करना। और अभी कुछ अर्सा पहले एक इसराइली वज़ीर जो था वो सिक्योरिटी कैमरा जूतों समेत अंदर दाखिल हो गया था। और मज़े की बात है कि ये जो पीट हेगेस्ट साहब हैं, ये जो इनके वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा भी और वज़ीर जंग भी हैं ट्रंप साहब के, ये फरमा रहे थे और ये पहले भी फरमाते रहे हैं कि इस मस्जिद को हम गिराएंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि कौन लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं और किन के पास दुनिया की ताकत है और ये सारी ताकतें हैं। और इनकी ताकतों पर मुझे उतना इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता जितना ध्यान मेरा जाता है 56-57 इस्लामी मुल्क, मुस्लिम उम्मा, अरब लीग और OIC और 2-2.5 अरब के करीब मुसलमान। कि हम इतने जोगे भी नहीं हैं कि एक इबादत गाह जो हमारी है और जो हमारा किबला अव्वल है उसके तकद्दुस के लिए भी खड़े हो सकें या उसकी बेहुरमती को रोक सकें। तो बहुत देर हो गई है और इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि वही घूम घुमा के आती है कि जब तक आप मिलकर सफारती बाइकआउट नहीं करते ऐसी चीज़ों पर, या मुआशी बाइकआउट नहीं करते, या मिलकर एक आवाज़ नहीं उठाते, तो कुछ नहीं होता और इसका भी कुछ नहीं होना। ओके।